नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। दस्तक में बात आज अन्ना के दो अनमोल रत्नों की। जी, ये दरअसल जबरदस्त मुकाबला है या फिर इस दौर में एक नया नियम केजरीवाल की राजनीति में आने के बाद बन गया है। तो चाहिए तो ईमानदार रास्ता, चाहिए तो ईमानदार नेता, और इन सब के बीच पारंपरिक नेता नहीं चलेंगे। कद्दावर चाहे कितना भी हो, लेकिन अब ईमानदार छवि होनी चाहिए। तो आइए आज दस्तक में बात इसी को की, लेकिन पहले दो तस्वीर देख लीजिए कि दरअसल इन दो तस्वीरों का मतलब, दो रत्नों का मतलब एक है। अभी तक सड़क पर उतरी नहीं है किरण बेदी, मंच पर सवार हैं, दूसरी तरफ सड़क पर लगातार केजरीवाल हैं। तो जाहिर है अन्ना का पाठ किसको कितना याद है, यह भी याद करने की कोशिश की जाएगी। तो आइए जरा देखते हैं कि अन्ना के दो अनमोल रत्न क्या कहते हैं। अन्ना के दो अनमोल रत्नों के जरिए एक सवाल हर जहन में होगा कि दो अनमोल रत्न का जिक्र हो रहा है तो इन सब के बीच लगातार, या कहें 2014 की पहचान इसीलिए रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियां करते करते प्रधानमंत्री, और उसके बाद रैलियां करते करते 1, 2, 3 राज्यों में सरकार और चौथी राज्य में सरकार बनाने की दस्तक जम्मू कश्मीर की स्थिति में पहुंच चुकी है। इसके मतलब क्या है? पहले आइए मतलब समझ लें कि यह रास्ता दो रत्नों की तरफ क्यों जा रहा है। मैंने पूरे झारखंड के हर कोने में जाने का मुझे सौभाग्य मिला। आपका भला हुआ क्या? आपका भला हुआ क्या? जम्मू कश्मीर ने मुझे जो प्यार दिया है, कि आपने भारतीय जनता पार्टी का जय जयकार कर दिया। महाराष्ट्र चुनाव में 27 रैलियां, हरियाणा चुनाव में 10 रैली, झारखंड और जम्मू कश्मीर में 9 रैलियां, और दिल्ली चुनाव में अभी तक 1 रैली, वह भी अभिनंदन रैली के नाम पर। तो क्या 2014 के बीतते ही प्रधानमंत्री मोदी का रैली मुंह खत्म हो रहा है? क्योंकि रैलियों के लिए दिल्ली में सिर्फ अब चुनावी दौर में 20 दिन ही बचे हैं, और इस दौर में प्रधानमंत्री कितनी रैली कर पाएंगे? फिर दिल्ली इतनी बड़ी भी नहीं है कि मोदी कई रैलियां करें, और प्रधानमंत्री का पद इतना छोटा भी नहीं है कि वो मोहल्ले मोहल्ले रैली करे। फिर दिल्ली को लेकर बीजेपी या कहे मोदी के सामने यह भी बड़ा सवाल है कि दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली में कांग्रेस ना तो सत्ता में है, ना ही सत्ता की दौड़ में। तो गैर कांग्रेसी को निशाने पर लेने के लिए जो मंत्र चाहिए वह बीजेपी के पास फिलहाल है नहीं, क्योंकि वह खुद ही सत्ता में है। तो वो करे तो क्या करे? यह वो सवाल है जो बीजेपी को उसकी विचारधारा के दायरे में डरा भी रहा है, और जीत के लिए नई रणनीति से हौसला भी दे रहा है। क्योंकि केजरीवाल को निशाने पर लेने के लिए बीजेपी ने केजरीवाल की विचारधारा में ही सेंध लगाई है, लेकिन दिल्ली के सवाल ने बीजेपी को एकला चलो के राग को संघ या बीजेपी की विचारधारा से आगे एक नई लकीर खींचने के लिए विवश भी किया है, जिसमें जीत के लिए साम दाम दंडभेद सभी को चला जाना है। यही वजह है कि झटके में बीजेपी के दिल्ली हेडक्वार्टर पर लगे इस पोस्टर ने नए संकेत दे दिए कि दिल्ली चुनाव का भार प्रधानमंत्री मोदी अपने कंधे पर नहीं उठाएंगे। मोदी की जगह बेदी शब्द ने बीजेपी में नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। तो 2015 में पहला सवाल तो यही उठा कि क्या दिल्ली चुनाव बाकी राज्यों के चुनाव से अलग है, और दूसरा, क्या मोदी की रैली से आगे अब बात नई राजनीति की हो चली है? क्योंकि 2014 की पहचान कांग्रेस से टकराती बीजेपी के लिए रही, और बीजेपी की जीत दर जीत होती रही। ये कांग्रेस वाले घाटी में तो कुछ जीत नहीं पाते, वे यहां जम्मू में बिगाड़ने में लगे रहते हैं। और जीत के आगे पीछे सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की रैली दर रैली ही रही। 300 से ज्यादा रैलियों के जरिए नरेंद्र मोदी का जादू समूचे देश में अगर लोकसभा चुनाव के वक्त चला, तो उसके बाद के 6 महीनों में मोदी का जादू ही महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में चला। क्योंकि जम्मू के लोगों को गुमराह करने के लिए एनसी और पीडीपी के सिपाही सालार बनकर के काम करना कांग्रेस ने ठेका लिया हुआ है। चारों राज्यों में बीजेपी की पताका लहराई, 3 राज्यों में कमल सरकार बनाने के साथ खिल गया। हर राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर रैलियां की, हर राज्य में चेहरा मोदी ही रहे। किसी राज्य में बीजेपी ने सीएम का चेहरा तक नहीं रखा, हर जगह मोदी थे, मोदी का जादू था और मोदी की जीत थी। लेकिन अब सवाल दिल्ली का है, और दिल्ली का सवाल आते ही नया सवाल यही है, क्या दिल्ली के जरिए कोई नई लकीर बीजेपी खींच रही है? रैलियों में उठाकर देखिए, पुराने वक्त में कांग्रेस निशाने पर, और 80-90% तक सिर्फ कांग्रेस और गांधी परिवार और उनकी नीतियों के जरिए निशाना साधा गया। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस नहीं है। आने वाले वक्त में कई राज्यों में, या कहें सारे ही राज्यों में कांग्रेस नहीं है, छत्रप है, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले दो रत्न का जिक्र हो रहा है, तो सबसे पहले सीएम अभी होना बाकी है, लेकिन सीएम पार्ट शुरू हो गया है।
जब मैं प्रधानमंत्री जी को 2 दिन पहले, कल मिली, शायद कल, लगता 2 दिन हो गए, कल मिली। कल जब मिली तो प्रधानमंत्री जी से मैंने पूछा कि प्रधानमंत्री जी आप हमें बताइए कि जो गुजरात में आप कौन सी गुड प्रैक्टिसेस करते थे, आपकी कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस है जो आपने कामयाब की। उनमें से एक बहुत सुंदर निकली जो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं और वो करेंगे। वो होगा एक दिन डेडिकेटेड टू ओनली पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, उनकी सुनवाई के लिए, कार्यकर्ताओं की सुनाई के लिए, कार्यकर्ताओं की सुनाई के लिए, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए एक दिन सारा सेक्रेटेरिएट और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ आपकी बात सुनने के लिए होगा। सुबह जब मैं थाने में काम करती थी, पुलिस स्टेशन में, सुबह 9 बजे कौन से थाने में जाना है थाने को पता नहीं होता था, नहीं मालूम। जब मैं डीसीपी ट्रैफिक थी, सुबह 8 बजे निकलती थी, किसी क्षेत्र को पता नहीं होता था मैंने किधर जाना है। स्टाफ पहले आया होता था और काम कर चुका होता था। जब हमारी सरकार बनेगी और हमें ईश्वर कृपा को करेंगे, सुबह 9 बजे और ये मैं प्रधानमंत्री जी को बता चुकी हूँ, ये प्रधानमंत्री जी को मैंने बता दिया है कि प्रधानमंत्री जी हम ये करेंगे। उन्होंने कहा जरूर करो। क्या है? सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे सिर्फ मैं नहीं निकलूंगी किसी थाने या किसी स्कूल में या किसी डिस्पेंसरी में या किसी अस्पताल में, मैं ही नहीं, सारे सेक्रेटरी भी निकलेंगे। तो अन्ना के एक रत्न की निगाहों में प्रधानमंत्री मोदी है और अन्ना के दूसरे रत्न के निशाने पर नरेंद्र मोदी है। हफ्ता भर पहले प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया दिल्ली में आके। उस दिन बड़ी उम्मीद के साथ मैंने भाषण सुना जी सारा। मेरे को लगा प्रधानमंत्री जी हैं और बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। प्रधानमंत्री जी हैं, कहेंगे भाई 500 स्कूल बनाएंगे, 20 अस्पताल बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे। मैं बड़ी उम्मीद के साथ बैठा हुआ था, लेकिन मेरे को बड़ा दुख हुआ भाई साहब। उन्होंने मेरे को गाली देने के सिवा कुछ नहीं किया अपने भाषण में। गलत तो नहीं कह रहा जी? बोले केजरीवाल धरना देता है, केजरीवाल नक्सली है। मैं नक्सली दिखता हूं जी अब? बोले केजरीवाल को जंगल भेज दो, जंगल जाऊं जी मैं? ये तो शोभा नहीं देता। गलत बात, गलत बात, तो गलत बात है कि ठीक बात? गलत बात है। प्रधानमंत्री जी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मेरे को लगता है बौखलाए हुए हैं ये सारे के सारे, घबराए हुए हैं पूरी तरह से बीजेपी वाले। गलत तो नहीं कह रहा जी? पिछले चुनाव के पहले बीजेपी वाले कह रहे थे 30% बिजली के दाम कम करेंगे, करे नहीं उन्होंने, झूठ बोल रहे थे। कह तो रहे थे कम से कम, इस बार कहना ही बंद कर दिया, कह ही नहीं रहे इस बार। आम आदमी पार्टी अभी भी कह रही है पिछली बार भी आपके बिजली के बिल आधे करे थे, दोबारा आएंगे, दोबारा आपके बिजली के बिल आधे। तो कौन सी पार्टी कम कर सकती है जी बिजली के बिल? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को वोट देना, केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मत देना, अपनी बिजली के बिल कम कराने के लिए देना। स्वार्थी बनो सारे जन। और यहाँ बीजेपी वाले खड़े होंगे जी, उनको भी मैं बता दूं, बीजेपी वालों, घर का खर्चा तुम्हारा भी नहीं चल रहा, तुम्हारे भी बच्चे भूखे मर रहे हैं। ये बीजेपी का झंडा उठा के कुछ नहीं मिला। 7 महीने से बीजेपी वालों ने बिजली के बिल नहीं कम किए। ये केजरीवाल ही काम आएगा तुम्हारे भी। मुश्किल यह नहीं है कि किसकी निगाहों में कौन है और निशाने पर कौन है, मुश्किल एक दूसरी है। दरअसल पारंपरिक राजनीति कांग्रेस और बीजेपी के जरिए ही इस देश में चल रही थी। इन सब के बीच आंदोलन से निकली एक पार्टी, लेकिन वह भी उसी धारा में शरीक हो गई। लेकिन इन सब के बीच किरण बेदी का मतलब क्या है? किरण बेदी का मतलब शायद यह है कि जो नियम कायदे इससे पहले चुनाव के चल रहे थे, उसमें अरविंद केजरीवाल ने नियम कायदे बदले और एंट्री अपने तरीके से किरण बेदी की हुई और कद्दावर तौर पर हुई। अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी दोनों ही अन्ना हजारे के 2 अनमोल रत्न। एक ने पहले राजनीति अपनाई, दूसरे ने तय किया कि तकरीबन 2 साल बाद मौका मिले तो राजनीति में कूद जाए। दोनों ही अनमोल रत्न। लेकिन इस 2 बरस के भीतर अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति के जरिए यह संकट तो हर पार्टी के सामने पैदा कर ही दिया कि ईमानदारी के बगैर कुछ चलेगा नहीं। यानी जो नियम कायदे राजनीति को लेकर अब तक चलते रहे कि नेता वही होना चाहिए जो खद्दर पहने,
नेता वही होना चाहिए जिसके पास एक लंबा अनुभव हो। नेता वही होना चाहिए जो लोगों के साथ बैठे, हंसे, मुस्कुराए, लेकिन काम ना करे। नेता वही होना चाहिए जो शायद इस दौर में उन परिस्थितियों के साथ खड़ा हो जाए जिसमें सिर्फ और सिर्फ जीत मिलनी चाहिए। या फिर नेता वह होना चाहिए जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपने कद को संभाले, सिर्फ अपने इलाके में जीतता रहे और कहीं अध्यक्ष के नजदीक हो। राजनीति के नियम कायदे अरविंद केजरीवाल ने इस हद तक बदल दिए कि बीजेपी के भीतर एक लंबी कतार नेताओं की, जो हर मामले में अभी तक बीजेपी के अनुकूल, बीजेपी के लिए फिट बैठती थी, और तो और संघ परिवार की विचारधारा को भी साधने के लिए एक लंबी कतार बीजेपी के नेताओं में। लेकिन इन सब के बावजूद क्या वो ईमानदार नहीं थे? या फिर ईमानदार की राजनीति और ईमानदार भरी राजनीति दोनों ही इस दौर में जनता को चाहिए। शायद इसीलिए एक ऐसा मौका आ गया जब नियम कायदे अरविंद केजरीवाल ने राजनीति के जरिए बदले, तो बीजेपी सरीखी पार्टी को भी लगने लगा कि अगर ईमानदार नेता न लाया गया और ईमानदारी उसके साथ तमगे के तौर पर ना मौजूद हो तो फिर वो चलेगी नहीं। और शायद इसी का परिणाम है कि बीजेपी हेडक्वार्टर में जश्न इसलिए है कि एक ईमानदार नेता उनके बीच आ गया है, और शायद जश्न इसलिए भी है कि एक ईमानदार नेता को टक्कर देने के लिए एक दूसरा ईमानदार नेता आ गया। तो जाहिर है ये टक्कर दिल्ली चुनाव को रोमांचक तो बनाती है, लेकिन नियम कायदे केजरीवाल ने बदल दिए, यह भी सच है। नियम कायदे बदलाए तो ऐसे में एक बीजेपी हेडक्वार्टर के भीतर दिल्ली में, खासतौर से दिल्ली प्रदेश मुख्यालय के भीतर, नियम कायदे कानून कैडर को संबोधित करते हुए नेता के बदलने लगे। मसलन किरण बेदी आज बीजेपी के कैडर के सामने खड़ी थी। अंदाज देखिए, समझ जाइएगा। आप उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो, आप मेरी तरफ देखो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। देखिए मैं इतनी एनर्जी आपको दे रही हूँ, कम से कम मुझे डायरेक्टली देखो और सुनो। ये बार बार नहीं मौके मिलेंगे इतनी भीड़ से आने के। क्या चाहते हो बार बार आए हो? तो अगर आप थोड़ा सा सुन लेंगे, ये दिल्ली का आंदोलन है। अगर हमने सपना अपने प्रधानमंत्री जी का पूरा करना है तो साथियों ये आंदोलन करना होगा या करवाया जाएगा। करोगे या करवाऊं? बोलो। अब ध्यान से सुनो। इसलिए साथियों अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो बाहर चले जाओ। साथियों आपका धन्यवाद। अगर ये 6 आपको एंटरटेनमेंट चलती तो प्लीज जस्ट गिव मी 5 more minutes। राजनीति कोई मनोरंजन की जगह नहीं है, एंटरटेनमेंट समझते हैं तो बाहर चले जाइए। नई दिशा एक किरण बेदी भी दे रही हैं और कैडर को सीखना है, समझना है। बीजेपी के उस कैडर को जिसने इस दौर में तमाम पारंपरिक राजनीतियों में सत्ता आना जाना देखा है, लेकिन अनुशासन में खड़ा होने के लिए अब किरण बेदी सामने है। लेकिन बात हमने शुरुआत की थी कि दरअसल इस दौर में अगर ईमानदार राजनीति, ईमानदार राजनेता का जिक्र हो रहा है तो आने वाले वक्त में बीजेपी क्या कुछ करेगी। सवाल दिल्ली चुनाव से शुरू हुआ है और आने वाले वक्त में तो कई राज्यों में जाना है, और उन राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है जिसे इससे पहले निशाने पर बीजेपी लेती रही, प्रधानमंत्री मोदी लेते रहे। हालात दूसरे हैं तो शायद इसीलिए लकीर भी नहीं खींची जाएगी। दिल्ली के बाद बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल और यूपी, जी ये वह लकीर है जो आने वाले वक्त में चुनाव प्रचार के जरिए या कहें समूचे देश में सत्ता परिवर्तन के लिए जानी जाएगी, पहचानी जाएगी, या फिर दिल्ली को आईना दिखाते हुए अपने तरीके की अपनी सियासत करेगी। क्योंकि दिल्ली की लकीर के आगे आने वाले राज्यों के चुनाव के लिए भी एक नई लकीर दिल्ली ही खींच रही है। दिल्ली में अगर चुनाव में जीत के लिए बीजेपी किरण बेदी को सीएम सरीखा प्रोजेक्ट कर चुनाव मैदान में है और पारंपरिक बीजेपी के कद्दावर नेता किरण बेदी के पीछे खड़े हो चले हैं तो संकेत साफ है, जीत हर हाल में चाहिए। यह मंत्र बीजेपी के लिए अब हर जगह रेंगेगा, हर राज्य में रेंगेगा। तो जीत के लिए जिस सिलसिले को दिल्ली से बीजेपी शुरू करना चाहती है, आने वाले वक्त में जिन भी राज्यों में चुनाव होने हैं वहां कांग्रेस की सत्ता ठीक दिल्ली की तरह नहीं है। दिल्ली के बाद अगला नंबर बिहार का है और उसके बाद तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल, यूपी, यानी वहां पर भी कांग्रेस की सत्ता नहीं है। तो क्या छत्रपों को लेकर कोई अलग व्यूह रचना करना ही अब बीजेपी के लिए जरूरी हो चला है? क्या छत्रपों को मात देने के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का जादू काफी नहीं है? तो क्या जिस तरह दिल्ली चुनाव से ऐन पहले केजरीवाल को घेरने के लिए केजरीवाल के ही साथियों को बीजेपी ने अपने साथ खड़ा करने में कोई कोताही नहीं बरती, तो आने वाले वक्त में क्या यह माना जाए कि नीतीश की पार्टी बिहार में टूट सकती है, बीजू जनता दल उड़ीसा में और तृणमूल बंगाल में टूट सकता है? वैसे ये संकेत छुपे हुए नहीं है। कल ही ममता बनर्जी के मंत्री मंजुल कृष्ण ठाकुर बीजेपी में शामिल हो गए।
या कहीं बीजेपी के साथ अब खड़े हो चले हैं। यानी आने वाले वक्त में राजनीतिक दलों के साथ तालमेल की जगह बीजेपी के विस्तार की अनूठी रेखा भी खींचेगी और अपने समर्थन के दायरे को पारंपरिक बीजेपी या संघ परिवार से ट्रेनिंग लेकर निकले नेताओं से आगे ले जाने का प्रयास भी मौजूदा बीजेपी नेतृत्व जरूर करेगा, जिसकी शुरुआत किरण बेदी या कहें शाजिया इल्मी के शामिल होने से शुरू हुई है। जयप्रदा और अमर सिंह इस धारा को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ यह सवाल सामाजिक शुद्धिकरण के साथ हिंदुत्व का नारा लगाने वाले संघ की राजनीति का भी है। क्या संघ को ये खटकेगा या आने वाले वक्त में ये खटक सकता है? या दूसरी तरफ जिस तरीके से बीजेपी के मौजूदा संगठन से बाहर प्रधानमंत्री मोदी को कहीं ज्यादा समर्थन मिल रहा है और इसी आसरे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों ही बीजेपी को जिस दिशा में जीत के साथ ले जा रहे हैं, संघ को वही अच्छा लग रहा है। तो क्या यह माना जाए कि किसी भी हालत में जीतना अब संघ की भी जरूरत है और संघ से निकले नेताओं की भी? शायद इसीलिए हर प्रयोग बीजेपी का फिलहाल 100% चोखा है और इसीलिए हर प्रयोग के जरिए दरअसल 2 एंट्री हुई, एक किरण बेदी की और दूसरी शाजिया इल्मी की। लेकिन आइए जरा समझ लीजिए दोनों एंट्री अलग अलग क्यों है। एक की एंट्री बीजेपी हेडक्वार्टर में 11 अशोक रोड में होती है और दूसरी की एंट्री दिल्ली के हेडक्वार्टर में होती है जो 14 पंत मार्ग है। वहां पर जो मौजूद हैं उसमें से सिर्फ 2 चेहरे यहां पर आते हैं, उसमें एक सतीश उपाध्याय और दूसरे प्रभारी प्रभात झा, अरुण जेटली, अमित शाह और हर्षवर्धन। इन तीनों की मौजूदगी यहां नहीं होती है। कद का अंतर यहां पर बहुत साफ दिखाई देता है। दोनों कभी इंडिया अगेंस्ट करप्शन में एक साथ खड़े थे, अन्ना के आंदोलन में साथ खड़े थे, लेकिन इस दौर में जब राजनीति की पायदान पर लोग चढ़ते हैं तो स्थितियां बदल जाती हैं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि शाजिया इल्मी आज बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह से मिलकर निकली तो वो पहुंच गई 11 अशोक रोड, बीजेपी हेडक्वार्टर ही। वहां उन्हें बताया गया यहां नहीं, आपको जाना है पंत मार्ग। फिर वो वहां से निकली और पंत मार्ग गई जो कि दिल्ली प्रदेश का हेडक्वार्टर है। स्थितियां बदलती हैं कैसे, लेकिन खुद शाजिया इल्मी कैसे बदली, यह भी सुन लीजिए। सत्ता के लिए आप इतने उतावले हैं और इतना आप प्रोपेगेंडा करेंगे कि आपको देवी देवताओं का सम्मान नहीं है, आप लोगों की धार्मिक आस्थाओं का मजाक उड़ाएंगे। पहले भी आपने किया, पहले आपने ट्वीट किया, नहीं पहले आपने राम मंदिर का मुद्दा शुरू कर दिया। राम मंदिर बनाया नहीं आकर, उसमें आपने धार्मिक भावना को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी बात करते हैं विकास की, लेकिन हर हर मोदी हो जाता है। पूरे एक देशभक्ति की भावना के साथ साथ पूरे जज्बे के साथ मैं सलाम करती हूँ एक नए संवाद और नए संकल्प को जो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश को दे रही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मुझे लगता है बहुत जरूरी संवाद है। इस संवाद का हिस्सा हम सबको होना चाहिए। स्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं, इसलिए अन्ना के 2 अनमोल रतन किस दिशा में जाएं, लेकिन एक स्थिति कांग्रेस के भीतर एक दूसरी स्थिति आ रही है। कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी या कहें कांग्रेस को एक वक्त एक किताब पर आपत्ति थी, अब नहीं है। क्यों? रिपोर्ट देखिए। जिस किताब से 2010 में डर था, उस किताब से 2015 में कोई खौफ नहीं है। यह परिवर्तन सत्ता जाने से हुआ है या वक्त के बीतने से, हो जो भी, लेकिन स्पेनिश में 2008 में छपी एल सारी रोजो किताब को जब 2010 में द रेड सारी के नाम से भारत में छापने का सवाल उठा, तब कांग्रेस ने आपत्ति की और किताब छप नहीं सकी। लेकिन अब तो कांग्रेस और गांधी परिवार का मिजाज नजरिया सत्ता तक बदल चुकी है, तो किताब में जो जैसे लिखा है उन पर कोई आपत्ति भी अब है नहीं। मसलन किताब में जिक्र है, ओ नो, ओ माय गॉड, नो। सोनिया दरअसल आंसू बहाते हुए सिसकने लगी। वे तुम्हें मार देंगे, तुम्हें मार देंगे। दरअसल इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब पीसी अलेक्जेंडर राजीव गांधी के पास आए और उन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री पद के शपथ लेने का जिक्र किया, तो किताब के मुताबिक सोनिया गांधी कुछ इसी अंदाज में राजीव गांधी पर बिफरी थी और अलेक्जेंडर पास ही खड़े थे। लेकिन किताब में इसे नाटकीय करार दिया गया। जाहिर है इस पर आपत्ति थी। दरअसल स्पेनिश लेखक जेवियर मोरो की इस किताब के उन अंशों को लेकर भी कांग्रेस को आपत्ति थी जिसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि 1977 में इंदिरा गांधी की हार के बाद सोनिया गांधी अपने पति राजीव गांधी और बच्चों को लेकर इटली वापस जाना चाहती थी। इसके अलावा राजीव सोनिया के निजी प्रसंगों को नाटकीय रूप में पेश किया गया है, तो संजय राजीव के रिश्तों को भी झटके में सार्वजनिक कर दिया गया। इसीलिए कांग्रेस नहीं चाहती थी कि ये किताब सामने आए, क्योंकि किताब में इस बात का जिक्र है कि इमरजेंसी की शुरुआत में 20 जून 1975 को कांग्रेस ने वोट क्लब पर एकता रैली का आयोजन किया और संजय गांधी का विचार था कि इस रैली में पूरे परिवार को एक साथ दिखना चाहिए। और उपन्यास में इस प्रसंग का जिक्र करते हुए लिखा गया है,
संजय ने कहा यह लोगों के लिए अच्छा होगा कि वो हमें एक साथ देखें। तो राजीव गांधी ने जवाब दिया, मैं इसके लिए तैयार होता अगर तुमने हमारे बारे में पहले से तय नहीं किया होता। तो दस्तक की शुरुआत हमने की थी अन्ना के 2 अनमोल रतन से, लेकिन अंत में आ गए हैं प्रधानमंत्री मोदी की 3 देवियां। जी 3 देवियां। हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। मिल ही जाती हो तुम मुझको हर मोड़ पे, चल देती हो कितने अफसाने छोड़ के। और अगर मैं ज्वाइन होगा तो मुझे बहुत ही मैं सौभाग्य मानूंगी। मैं आई लाइक इट।